चैप्टर 41। अव्यांशी का सनकी रूप देख सबके उड़े होश। अव्यांशी खड़ी हुई और अपने हाथों को फैलाते हुए हाँ हाँ करके हंसते हुए बोली, अब ये पूरी दुनिया देखेगी एक विलेनिस का तांडव। वही अव्यांशी की इतनी खतरनाक हंसी जब ब्लैकी के कानों में पड़ी तो उसकी रूह भी कांप गई। तभी अव्यांशी अपने फेस को एक्सप्रेशन लेस करते हुए अपने घुटनों के बल नीचे बैठ ब्लैकी के दोनों गालों को एक हाथ से दबाते हुए बोली, अच्छा खासा एक सिंपल लड़की की जिंदगी जी रही थी। सोचा था कि अगर सिंपल जिंदगी जीऊंगी तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन साला यह लोग तो एक सिंपल जिंदगी भी जीने नहीं देना चाहते। और फिर उसके गालों को एक साइड मोड़ कर छोड़ देती है और उठकर खड़े होते हुए बोली, सिगरेट है। तो ब्लैकी उसे घूर कर देखने लगा तो अव्यांशी उसको एक लात मारते हुए बोली, नजर नीचे रखो। और फिर जोर से बोली, सिगरेट है। तो ब्लैकी जल्दी से अपने पॉकेट से एक सिगरेट निकालकर अव्यांशी को दे देता है। तभी अव्यांशी उस सिगरेट को खुद के होठों के बीच लगाती है और फिर ब्लैकी की तरफ हाथ बढ़ा देती है तो ब्लैकी जल्दी से लाइटर उसके हाथ में दे देता है। वही अव्यांशी उस लाइटर से अपने सिगरेट को जलाती है और फिर उस लाइटर को वहीं पर फेंक देती है और फिर धीरे धीरे सिगरेट का कश लेने लगती है। वही अव्यांशी के इस रूप को देखकर तो ब्लैकी पूरी तरह से डर गया था, क्योंकि आज तक उसने लड़कियों को सिर्फ डरते, अपने शरीर के नीचे चीखते और सहमते हुए देखा था। लेकिन आज उसको डर इस बात का लग रहा था कि जिस लड़की को 6 दिन से हर घंटे दिन रात टॉर्चर किया जा रहा था, आज वह लड़की उसके सामने ऐसे खड़ी है जैसे कि वह नर्क की देवी हो और उसे उस टॉर्चर से कोई फर्क ही न पड़ा हो। तभी वह अपने होश में आया और जोर से चिल्लाया, गार्ड्स वेयर आर यू, कम फास्ट। वही ब्लैकी के ऐसे चिल्लाने से गार्ड्स जो कि बाहर खड़े थे वह जल्दी से गेट खोलकर अंदर आने लगे। जब वह अंदर आए तो सामने का नजारा देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अव्यांशी को जिस चेयर पर बांध कर रखा गया था वह उसी चेयर पर महारानी की तरह पैर पर पैर चढ़ाकर बैठकर सिगरेट का कश लिए जा रही थी। तभी ब्लैकी चिल्लाते हुए बोला, मुंह क्या देख रहे हो, मारो उस लड़की को। 2 3 4 गार्ड्स जल्दी से अव्यांशी की तरफ मारने के लिए बढ़े। तभी वहां पर जोर से चटाक की आवाज सुनाई दी, क्योंकि अव्यांशी ने एक गार्ड का हाथ उसके कंधे से ही मोड़ कर तोड़ दिया था। वही उसका ऐसा रूप देखकर जो उसके साथ 3 और गार्ड्स गए थे वह सहम गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अव्यांशी को मारने के लिए अपना हाथ उठाया। तभी अव्यांशी अपने चेयर से खड़ी हुई और एक गार्ड का गर्दन मरोड़ दिया। दूसरे को अपने पैरों से जोर से किक मारी जिससे वह काफी दूर दीवार से लगा और वहीं पर शायद मर गया या फिर बेहोश हो गया। अब बस एक गार्ड बचा था, वह वहां से भागने के फिराक में था। तभी पीछे से अव्यांशी उसके गर्दन को पकड़कर बोली, तुम ही वह थे न जिसने मेरे कपड़ों में नमक मिर्च मिलाई थी, जिससे मुझे और ज्यादा दर्द हो ताकि मैं जल्दी से बता दूं ड्रग्स कहाँ पर है। वही वह गार्ड्स अव्यांशी की यह बात सुनकर पूरी तरह से कांपने लगा। तभी अव्यांशी बोली, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आया कि तुम जैसे जानवर ने मेरे शरीर के साथ क्यों नहीं खेला, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? और फिर जोर जोर से हाँ 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 करके हंसने लगी। तभी वहां पर एक चीख जोर से गूंजा, क्योंकि अव्यांशी ने उस गार्ड के गर्दन को बेरहमी से मरोड़ दिया था और वह गार्ड्स वहीं पर गिर गया। तभी सबके कानों में फिर से अव्यांशी की आवाज गूंजी जो बोल रही थी कि क्यों तुम लोगों ने मेरे शरीर को नहीं नोचा। वही अव्यांशी की इतनी भयंकर आवाज सुनकर गार्ड्स जल्दी से बोले, हमें नहीं पता, हमें बस आर्डर मिला था कि आपको टॉर्चर करना है, लेकिन आपके साथ जबरदस्ती नहीं करना है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। वही गार्ड्स की यह बात सुनकर अव्यांशी फिर से ब्लैकी तरफ बढ़ने लगी तो ब्लैकी डरते हुए जमीन पर ही पीछे खिसकने लगा, लेकिन अव्यांशी भी तेज कदमों से उसके पास पहुंच गई।
और उसको घूर कर देखने लगी, जिससे ब्लैकी को ऐसा फील हुआ कि उसकी आत्मा अभी ही उसका शरीर छोड़ देगा। इसलिए और लड़खड़ाते आवाज में बोला, अरे तुम जितना हमें बुरा समझती हो उतना हम नहीं है। हमने आज तक कभी किसी लड़की के जिस्म के साथ खिलवाड़ नहीं किया। तभी ब्लैकी की जोर से चीखें उसे पूरे गोदाम में गूंजा, क्योंकि अव्यांशी अपने पैरों के शूज से ब्लैकी के प्राइवेट पार्ट पर मार रही थी, जिससे ब्लैकी के मुंह से जोड़ जोड़ की चीखें निकल रही थी। तो अव्यांशी साइको वे में बोली, चुप, एकदम चुप, मुझे शोर शराबा बिल्कुल नहीं पसंद। और क्या कहा तुमने कि तुम लोगों ने आज तक कभी किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया? क्या सच में नहीं लगाया? वहीं उसकी यह बात सुनकर एक बार फिर सबकी रूह कांप गई। तभी ब्लैकी चिल्लाते हुए बोला, सारे लोग इस पर एक साथ वॉर करो। और वही अपनी मलिक की बात सुनकर ना चाहते हुए भी सारे गार्ड्स, जो कि लगभग 7 और 8 होंगे, वह एक साथ अव्यांशी को मारने के लिए आगे बढ़े। तो अव्यांशी ने एक बार फिर जोर से ब्लैकी के प्राइवेट पार्ट पर अपना लात मारती है, जिससे एक बार फिर रॉकी की जोरदार सीख उस गोडाउन में गूंज जाती है। और फिर वहां से उठकर जल्दी से एक चाकू चेयर के बगल से उठाती है, जिससे गार्ड्स उसके शरीर को छीलते और उस पर नमक और मिर्च छिड़कते, ताकि वह उसको बता दे कि वह ड्रग्स कहाँ है। और वह उस चाकू को उठाकर सबको ऐसी मार रही थी जैसे वह उसका रोज का खेल हो। उसको मारते मारते यह भी ध्यान नहीं रहा कि गॉड्स उस पर भी हमला कर रहे हैं, जिसका वजह से उसके पूरे बॉडी पार्ट्स यानी पेट, हाथ, पैर, इन सब में चाकू लग चुके थे, जिसमें से खून निकलने लगा था। राठौर विला। इन पूरे 6 दिनों में पूरे घर ऐसा हो गया था जैसे यहाँ कोई मातम छाई है। ना कोई खुशी, ना कोई चहल पहल, सब कोई बस उदास बैठा हुआ दिन काट रहा था। वहीं इस माहौल में दादी का तबीयत भी खराब हो चुका था, जिस कारण कशिश जी, अव्यांशी की बुआ, अब हॉस्पिटल ना जाकर के राठौर मेंशन में ही रहती थी, ताकि जब भी दादी माँ का तबीयत बिगड़े वो इलाज करने के लिए हो। अभिषेक जी का रूम। अनीता जी रोटी हुई अभिषेक जी से बोल रही थी, कहाँ रह गई होगी मेरी बच्ची, कैसी होगी और किसने उसे किडनैप किया होगा? तो अभिषेक जी बोले, जरूर उसी ने कुछ कांड किया होगा, तभी ना कोई उसे किडनैप किया और उस पर से कोई फिरौती का कॉल भी नहीं आया। तो अनीता जी बोली, हाँ आपने सही कहा, जरूर उसी ने कुछ उल्टा पुल्टा काम किया होगा, नहीं तो किडनैपर उसे ही क्यों किडनैप करते? सोनम को भी तो कर सकते थे, आखिर वह भी तो इस खानदान की बेटी है। लेकिन सोनम इतनी अच्छी लड़की है कि उससे भला किसी का क्या प्रॉब्लम होगा? तो अभिषेक जी उनकी बात पर कुछ नहीं बोले। सोनम का रूम। वह अभी एक ब्लू मूवी देख रही थी और उस मूवी के सीन को देखकर बोली, वाह कितना रोमांटिक सीन है, इस सीन को मैं भी ट्राई करूंगी। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया, तो उसने जल्दी से फोन को उठा लिया। तो उधर से आवाज आई, सोनम क्या तुमने एग्जाम का प्रिपरेशन कर लिया है? क्योंकि हमारा भी एग्जाम कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो रहा है। तो सोनल बोली, अभी नहीं। तो उधर से आवाज आई, क्या कहा तुमने? तुम्हें तो पता है ना कि डॉक्टर बनने के लिए फर्स्ट ईयर में कितना अच्छा मार्क्स चाहिए होता है। तो सोनम उसकी बात सुनकर इरिटेट होते हुए फोन काट दी और फिर से अपने मूवी को देखने लगी और मूवी देखते देखते वह बोली, अरे यार मैं इतनी मेहनत क्यों करूं जब मैं इतनी खूबसूरत और हॉट हूं कि कोई भी मुझे मॉडलिंग और अपने फिल्म में हीरोइन बना दे, और उस पर से भाई तो है ही फिल्म देने के लिए। और यही सब सोचकर उसके फेस पर स्माइल आ गई। हेलो फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसके लिए आप लोग वेट करते हैं, लेकिन मैं भी क्या ही कर सकती हूँ। मैं इस स्टोरी को दिन रात सोचती हूँ, फिर लिखती हूँ। उस पर से मेरे घर वालों को लगता है मैं पागल हो गई हूँ, जो दिन रात बस फोन में ही टाइपिंग करती रहती हैं। इधर रुद्राक्ष, आदित्य और कबीर तीनों ही मुंबई शहर के एक आउटर एरिया, जहां पर सिर्फ एक ही फार्म हाउस दिख रहा था, उसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं था, वहां तक पहुंच चुके थे। वही आदित्य के कान में ब्लूटूथ भी लगा था,
जिससे वह अपने गार्ड्स के साथ कनेक्टेड था। तभी उधर से गार्ड्स की आवाज आई, सर कैन गो टू इनसाइड दी फार्म हाउस? सर क्या हम लोग फार्म हाउस के अंदर जाएं? तो आदित्य बोला अभी नहीं। और फिर रुद्राक्ष और कबीर की ओर मुड़कर बोला आगे क्या करना है? तो कबीर बोलता है एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं। क्योंकि हम लोग के सीक्रेट आदमी से यही पता लगा है कि इसी फार्म हाउस के अंदर मेरा बच्चा अव्यांशी है। तभी रुद्राक्ष की आवाज उन दोनों के कानों में सुनाई दी जो बोल रहा था कि क्या वो अब तक उस टॉर्चर को बर्दाश्त कर पाई होगी। वही उसकी यह बात सुनकर आदित्य और कबीर दोनों के ही दिल में डर बैठ गया, क्योंकि वह दोनों ही जानते थे कि ब्लैकी ग्रुप का टॉर्चर कैसा होता है। तभी आदित्य अपने आप को कंट्रोल करके बोला उसे कुछ नहीं हुआ होगा। शी इज वेरी स्ट्रांग। वो इस टॉर्चर को आराम से बर्दाश्त कर ली होगी। वही उसकी इस बात पर कबीर आदित्य को घूर कर देखने लगता है, जैसे वह किसी पागल को देख रहा है, क्योंकि उसके नज़र में तो अव्यांशी कांच की गुड़िया है, जिसे अगर छू दिया जाए तो वह टूट जाएगी। तभी रुद्राक्ष बोला, लेट्स गो, चलो चलते हैं फार्म हाउस के अंदर। उसके बाद रुद्राक्ष धीरे धीरे फार्म हाउस के पीछे के रास्ते से जाने लगा ताकि अगर कोई गार्ड्स आगे खड़ा हो तो वह उनकी नज़र में न आ जाए। गोडाउन में अभी तक अज्ञानशी उन सारे गार्ड्स को मार चुकी थी और पूरे गोदाम में सिर्फ लाल लाल खून ही दिखाई दे रहे थे। वही अव्यांशी सबको मारने के बाद ब्लैकी के पास आती है और बोलती है, चलो मैं तुमको एक और मौका देती हूँ खुद को बचाने के लिए, और फिर चाकू उसकी ओर बढ़ा देती है और कहती है, एक बार तुम इस चाकू से मुझ पर वार कर सकते हो, लेकिन अगर इस वार से मैं बच गई तो तुम्हें जिंदा रहने का भी अफसोस होगा। तो ब्लैकी जल्दी से उस चाकू को लेता है और बिना वक्त गवाए उस चाकू को अव्यांशी के पेट में घोंप देता है, जिससे अव्यांशी के पेट से खून निकलने लगता है। लेकिन फिर भी अव्यांशी मुस्कुराते हुए ब्लैकी को देखे जा रही थी, लेकिन उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी। वही ब्लैकी एक बार फिर से उसे मारने के लिए चाकू को उसके पेट से निकालता है और फिर उसके पेट में घोंपने ही वाला होता है कि अव्यांशी उसके हाथ से चाकू को छीन लेती है। वही अव्यांशी के ऐसे चाकू को छीनने की वजह से ब्लैकी जल्दी से अव्यांशी के फेस को देखता है, जिसपे उसे अपना मौत से भी बदतर जिंदगी दिखाई देता है। वही अव्यांशी उस चाकू को अपने हाथ में ऐसे घुमाती है जैसे ये कोई खिलौना है, लेकिन फिर एकदम से वो हंसते हुए ब्लैकी के हाथ के उंगली की पकड़ती है और उसे सब्जी की तरह काटने लगती है, जिससे ब्लैकी की चीख पूरे विले में गूंजने लगती है। वही ब्लैकी की चीख सुनकर अव्यांशी बोली, कहा न चुप, एकदम चुप, मुझे ये चिल्लाने वाली आवाज इरिटेट करती है। लेकिन ब्लैकी अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिसके वजह से वो चिल्लाए जा रहा था, जो अव्यांशी को इरिटेट कर रहा था। इसलिए अव्यांशी ने उसके जबड़े को पकड़ा और फिर उसके मुंह खोल के उसके जीभ को पकड़ती है, फिर एक झटके में उस जीभ को चाकू से काट देती है। और वो जैसे ही जीभ को काटती है, ब्लैकी पूरी तरह से छटपटाने लगता है, क्योंकि अब तक अव्यांशी ने ब्लैकी के पूरे 10 उंगलियों और जीभ भी काट चुकी थी। वही ब्लैकी को इतना छटपटाते हुए देखकर अव्यांशी वहां से उठकर खड़े होते हुए बोली, आज तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि तुम सब ने कितने गलत काम किए हैं, और तुमने अब तक कितनी लड़कियों के इज्जत को भी नीलाम किया है। उन लड़कियों को अपने शरीर के नीचे दबाकर उसके शरीर को नोचकर, और वह लड़कियां रोती थी, बिलखती थी, लेकिन तुम लोगों को तो बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता। तुम लोग तब तक उसके जिस्म को नोचते रहे जब तक वो मर ना जाए। और फिर अपने घुटनों के बल बैठकर ब्लैकी के थोड़ी पकड़कर बोली, डोंट वरी, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगी, तुम्हें तो अभी और तड़पना है, जिसके लिए तुम्हें रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें तड़पाने वाले कुछ ही पल में यहाँ आते ही होंगे। और फिर वह बेहोश हो गई, क्योंकि उसके भी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था टॉर्चर करने और चाकू लगने की वजह से। वही अव्यांशी की यह बात सुनकर ब्लैकी की तो पूरी रूह कांप गई थी।
तभी जल्दी से गोडाउन का गेट खुला। रुद्राक्ष, आदित्य और कबीर तीनों उस गोडाउन के अंदर एंटर किया। वह तीनों के हाथों में गन था, लेकिन वह जब अंदर का नजारा देख तो शॉक हो गए। चारों तरफ सिर्फ लाश और ब्लड ही ब्लड था। वही इतने लाश को देखकर एक पल के तीनों घबरा गए और वह जल्दी से अव्यांशी को ढूंढने लगे। वही सिचुएशन समझकर आदित्य, जो कि ब्लूटूथ से कनेक्ट था, वह बोला, गार्ड्स जल्दी अंदर आओ। और वही अपने बॉस को इशारा समझकर जो गार्ड्स उस फार्म हाउस के अगल बगल थे, वह जल्दी से वहां से निकालकर फार्म हाउस की तरफ बढ़ गए। इधर फार्म हाउस के अंदर कबीर अव्यांशी को ढूंढते ढूंढते चिल्लाए जा रहा था, बच्चा कहाँ हो आप, कहाँ हो? तब जाकर रुद्राक्ष की नजर अव्यांशी पर जाती है, जिसका शरीर पूरी तरह से बेजान हो गया था, जैसे उसमें जान ही ना बचा हो। तो वह जल्दी से अव्यांशी की ओर भागा और चिल्लाया, अव्यांशी। और उसको ऐसा चिल्लाता देख आदित्य और कबीर भी उसकी तरफ देखने लगे। तब जाकर उनका भी नजर अव्यांशी पर जाता है, तो वह भी दौड़कर अव्यांशी के पास बढ़ने लगे। इधर रुद्राक्ष अब तक अव्यांशी के पास पहुंच चुका था और वह अव्यांशी के सिर को लेकर अपने पैरों पर रखता है और बोलता है, प्लीज अव्यांशी आंखें खोलो, देखो हम सब आ गए हैं। लेकिन अव्यांशी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, तो रुद्राक्ष जल्दी से उसे अपने गोदी में उठाया और वहां से लेकर भागा। वही रुद्राक्ष के ऐसे जाने से कबीर और आदित्य भी उसके पीछे भागे, लेकिन तभी कबीर पीछे मुड़ा तो उसकी नजर के सामने ब्लैकी का फेस आया, जो कि बेहोश हो चुका था और उसने मास्क पहना था और उस मास्क पर ब्लैकी लिखा हुआ था। तब तक बॉडीगार्ड्स भी अंदर आ चुके थे, वह भी अंदर का नजारा देख सदमे थे, लेकिन उन्होंने अपने हैरानी को नजरअंदाज किया और जाकर आदित्य से बोले, बॉस। वही आदित्य, जो कबीर को देख रहा था कि वह कहाँ देख रहा है, वो बॉडीगार्ड की आवाज सुनकर गार्ड्स की ओर देखा और बोला, क्लीन ऑल दी मेस, साफ करो इस गंदगी को। तभी कबीर ब्लैकी की ओर देखते हुए बोला, इसे उठाओ और जब तक टॉर्चर करो, जब तक यह ना बता दे कि मेरे बच्चा को इसने क्यों किडनैप किया। और किडनैप तो किया ही, साथ में इतना टॉर्चर भी किया जिससे उसके बॉडी में जान ही न बची हो। और यह सब बोलते वक्त उसके आंखों में एकदम गुस्सा और नफरत दिखाई दे रहा था, किसी को मारने का। चैप्टर 42, राका का प्लान और राज। अब तक कबीर ब्लैकी की ओर देखते हुए बोला, इसे उठाओ और जब तक टॉर्चर करो, जब तक यह ना बता दे कि मेरे बच्चा को इसने क्यों किडनैप किया। और किडनैप तो किया ही, साथ में इतना टॉर्चर भी किया जिससे उसके बॉडी में जान ही न बची हो। और यह सब बोलते वक्त उसके आंखों में एकदम गुस्सा और नफरत दिखाई दे रहा था, किसी को मारने का। आगे वही गार्ड्स उन दोनों की बात सुनकर अपने काम में लग गए। इधर आदित्य और कबीर दौड़कर जितने हो सके उतने स्पीड में भागे, क्योंकि वह जानते थे कि अव्यांशी की कंडीशन कितना खराब हो चुका है और उस पर से रुद्राक्ष अकेला कितना संभाल पाएगा। इधर रुद्राक्ष अब तक अपने कार के पास पहुंचकर बैक सीट का डोर को ओपन करके अव्यांशी को गाड़ी के अंदर लेता देता है और जाकर ड्राइविंग सीट का डोर ओपन करता है। तभी उसका नजर आदित्य और कबीर पर जाता है, जो भागकर वहीं पर आ रहे थे। तो रुद्राक्ष जाकर पीछे अव्यांशी के सर को अपने गोदी में लेकर बैठ गया। इधर आदित्य और कबीर भी आ चुके थे। आदित्य जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठता है और कबीर पीछे का डोर खोलकर अव्यांशी के पैर को अपने गोद में लेकर बैठ जाता है। और आदित्य बिना वक्त गवाए पूरे फास्ट ड्राइविंग करते हुए हॉस्पिटल की ओर बढ़ गया। राजस्थान। राका एक अंधेरे कमरे में चेयर पर लीन होकर बैठा हुआ सिगरेट का कश पर कश लिए जा रहा था। तभी एक आदमी डोर खोलकर अंदर आता है, जो कि पूरे के पूरे काले कपड़ों में था। तो राका बोला, क्या खबर? तो वह आदमी बोला, खबर अच्छी नहीं है राका। ब्लैकी पकड़ा गया, अब शायद ही उसे कोई बचा सके। तो राका अपने हाथों के इशारे से उसे जाने को कहता है, तो वह चला जाता है। उसके जाने के बाद राका चेयर से खड़ा होकर एक गिलास में शराब डालकर पीते हुए बोला, जीती हुई बाजी मेरे हाथों से निकलती जा रही है।
पहले वह औरत और फिर याद करने लगता है कि कैसे वह औरत जिस पर उसने उस ड्रग्स को टेस्ट किया था, उस ड्रग्स के देने के बाद चौथे दिन ही उसके सर में तेज दर्द होने लगा और फिर वह मर गई थी। और अब ब्लैकी का पकड़ा जाना। तभी वह हंसते हुए बोला, जितना सोचा था गेम तो उससे भी बड़ा मजेदार निकला। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया तो उसने फोन पिक किया। राका, हमने ड्रग्स के लिए कंपनी ढूंढ ली, अब बस हमें 2 दिन और इंतजार करना होगा, उसके बाद पता चलेगा उस ड्रग्स का असर मार्केट में क्या हो रहा है। तो राका बोला, उससे हमें क्या मतलब, हमें तो बस ज्यादा से ज्यादा यंग लोगों के पास यह ड्रग्स को पहुंचाना है कि यह ड्रग्स लोगों को फिजिकली स्ट्रांग बनाता है। और फिर फोन काट देता है और फिर किसी के पास कॉल लगाता है और कहता है, आज क्या हुआ उस फार्म हाउस में, मुझे पूरी उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, और फोन को रख देता है। तभी वह अपने आप से बोला, आखिर किसने ब्लैकी को पकड़ा होगा? कौन है जो उस लड़की को बचा रहा है? क्या वह लड़की इतनी स्ट्रांग और पावरफुल है कि उसने अकेले ही ब्लैकी और सारे गार्ड्स को मार दिया होगा, या फिर बात कुछ और है? तभी कुछ सोचते हुए उसके फेस पर स्माइल आ गई और वह शराब का एक घूंट लेते हुए बोला, मानना पड़ेगा यह भी उसी की तरह तेज निकली, बिल्कुल उसी की तरह दिमाग, उसी तरह का एक्शन, सब कुछ बिल्कुल उसी की तरह का है। लेकिन वह भूल गई कि इस खेल का खिलाड़ी भी कोई आम इंसान नहीं है, राका है, राका जिससे सारी दुनिया डरती है। खुराना हॉस्पिटल। जैसे ही आदित्य ने गाड़ी को रोका वैसे ही कबीर अव्यांशी को गोद में उठाकर दौड़ते हुए अस्पताल के अंदर आया और उसको ऐसे तेजी में दौड़ता देख सारे हॉस्पिटल के लोग बस उन्हीं को देखे जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि उन सबको उसकी गोद में बेहोश हुई लड़की की कंडीशन समझ आ रही थी और उस पर से वह लोग कबीर को भी जानते थे कि वह कौन है। वही कबीर जल्दी से 2nd फ्लोर पर पहुंचा, जहां पर पूरी एक डॉक्टर का टीम उन्हीं का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आदित्य ने पहले ही कॉल करके कह दिया था एक टीम रेडी रखने के लिए। और फिर जाकर एक प्राइवेट रूम में उसको स्ट्रेचर पर लेटा देता है। तभी वार्ड का गेट खुला और आदित्य अपने डॉक्टर वाले रूप में अंदर आया और कबीर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, डोंट वरी, शी विल बी फाइन। वही उसको ऐसा कहने से कबीर तुरंत उस प्राइवेट रूम से निकल गया। उसको जाते ही आदित्य अपने असिस्टेंट से बोला, लेट्स स्टार्ट द ट्रीटमेंट। और उसको ऐसा कहते ही सारे लोग जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए। इधर उसी हॉस्पिटल के एक प्राइवेट रूम में पूरा अंधेरा छाया हुआ था और इसी अंधेरे कमरे में एक लड़का बालकनी में खड़े होकर सिगरेट का कश पे कश लिए जा रहा था। तभी उस रूम का गेट खुला और एक लड़का अंदर आया और जाकर बालकनी में खड़े लड़के से बोल, बॉस, वहां पर कोई भी इंसान जिंदा नहीं मिला है, सारे लोग मर चुके हैं सिर्फ ब्लैकी के अलावा। और ब्लैकी भी तो सिर्फ जिंदा है क्योंकि उसके हाथों की 10 उंगलियों कटी हुई है और उसका जीभ भी कटा हुआ है। जिसने भी उसे मारा है वह बहुत ज्यादा तेज है, क्योंकि उसने बहुत ही शातिर तरीके से ब्लैकी की उंगली और जीभ को काट दिया ताकि वह किसी के सामने अपना मुंह ना खोल सके और ना ही किसी को लिखकर बता सके कि कौन थे वो लोग जिसने पूरे फार्म हाउस में इतने लोग को मारा। और उस पर से वह अपने बारे में कुछ भी नहीं बता सकता और ना ही उस गोडाउन के बारे में कि क्या हुआ था उस गोडाउन में और किसने उन सारे लोगों को मारा। वही उसकी यह बात सुनने के बाद वह बालकनी वाला लड़का पीछे मुड़ा और रूम की ओर बढ़ते हुए बोला, जिस किसी ने भी उसकी यह हालत की है उसका तो पता मैं जमीन से भी निकाल लाऊंगा। और जाकर रूम का लाइट ऑन कर देता है जिससे उसका फेस पूरी तरह साफ दिखने लगता है, जो कि कोई और नहीं रुद्राक्ष ही था। वही रुद्राक्ष की यह बात सुन अक्षत कुछ सोचते हुए बोला, बॉस उस पर से एक और बात। तो रुद्राक्ष अपना सिर अक्षत की तरफ घुमा देता है तो अक्षत डरते हुए बोला, बॉस हमारे गार्ड्स को ब्लैकी ग्रुप के बारे में इसलिए नहीं पता चला क्योंकि उस फार्म हाउस के आसपास कोई भी घर या फिर कुछ रहने वाला नहीं था, जिससे हमारे गार्ड्स उस एरिया में नहीं पहुंच पाए।
और उस पर से उस फार्म हाउस के आसपास के लगभग 5 किलोमीटर में जैमर लगा हुआ था, जिससे कोई भी अंदर का इंसान किसी फोन या टेक्नोलॉजी से कनेक्ट नहीं रह सके। और इसी वजह से आप लोगों को गार्ड्स के साथ ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए उस जैमर को खत्म करना पड़ा। तो रुद्राक्ष कुछ सोचते हुए बोला, वह कैसी है अब? और यह बोलते वक्त उसकी आंखों में कुछ इमोशन आकर गुजरे, लेकिन तुरंत ही वह इमोशन भी खत्म हो गया। तो अक्षत बोला, बॉस, उनका ट्रीटमेंट अभी आदित्य सर कर रही हैं। तो रुद्राक्ष बोला, चलो चले। और फिर अपने मन में कहा, प्लीज बेबी डॉल, इस टॉर्चर को बर्दाश्त कर लो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आइंदा से कभी तुम्हें एक खरोच तक नहीं आने दूंगा, और जिसने भी तुम्हारी यह हालत की है उसे तो मैं जीते जीना नर्क का दर्शन करवा दिया। तो मैं अभी रुद्राक्ष खुराना उर्फ आके नहीं। और फिर वह उस कमरे से निकल गया। इधर अब तक अव्यांशी की बुआ कशिश जी भी हॉस्पिटल आ गई थी, क्योंकि कबीर ने उन्हें अव्यांशी के कंडीशन के बारे में बता दिया था। कशिश जी अंदर आते ही कबीर के पास जाकर बोली, कैसी है बच्चा अभी? चैप्टर 43। अव्यांशी का डिफरेंट ब्लड टाइप। कशिश जी अंदर आते ही कबीर के पास जाकर बोली, कैसी है बच्चा अभी? तो कबीर कुछ नहीं बोलता। तो कशिश जी बिना देरी किए हुए जिस रूम में अव्यांशी का ट्रीटमेंट हो रहा था उधर की तरफ दौड़ी। तभी उनके कानों में कर्कश आवाज सुनाई देती है, जो कि बोल रहा था कि अभी आदित्य भाई अव्यांशी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसलिए अभी आपको बाहर वेट करना पड़ेगा। और वही यह आवाज सुनकर कशिश जी पीछे मुड़ी तो उन्हें रुद्राक्ष अपने पॉकेट में हाथ डाले खड़ा मिला। तो वह रुद्राक्ष के पास आते हुए बोली, लेकिन मैं भी तो डॉक्टर हूँ, तो मैं तो अंदर जा ही सकती हूँ। तो अक्षत अपने मन में कहता है, अगर गलती से भी कशिश मैडम ने अव्यांशी मैम की कंडीशन को देख ली तो इनकी क्या हालत होगी। तभी वह अपने ख्यालों को झटक कर मुस्कुराते हुए कशिश जी से बोला, मैडम यह तो आपको भी पता होगा, जब एक डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो कोई दूसरा इंसान अंदर नहीं जा सकता, नहीं तो उनके ट्रीटमेंट में खराबी आ सकती है। वही अक्षत की यह बात सुनकर कशिश जी भी जाकर कबीर के बगल में बैठ जाती है, क्योंकि वह भी जानती थी कि अक्षत जो बोल रहा है सही बोल रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे 5 घंटे बीत गए। 5 घंटे बाद आदित्य उस प्राइवेट हॉस्पिटल वार्ड से बाहर निकला। तो कशिश जी भी अपनी सीट से खड़े होते हुए आदित्य के पास गई और बोली, क्या हालत है उसकी, वह ठीक तो है ना? तो आदित्य घूर कर कबीर को देखता है, जो कि चुपचाप हॉस्पिटल चेयर पर बैठा हुआ था। उसको देखकर ऐसा लगा जैसे वह अपने होश में ही ना हो। तभी आदित्य कशिश जी की ओर देखते हुए बोला, अभी भी उसकी कंडीशन क्रिटिकल है, क्योंकि उसका ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, और उस पर से जो उसको टॉर्चर किया गया है, जिस वजह से उसका बॉडी पार्ट्स भी काम नहीं कर रहा है। और फिर अपने बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, अभी भी हमें 24 घंटे का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अव्यांशी का ब्लड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और ना ही शायद अवेलेबल होगी। इसलिए उसके बॉडी को इतने ही ब्लड में खुद को रिकवर करना होगा, जिसके लिए हमें वेट करना होगा। और आदित्य की यह बात सुनकर कबीर जैसे अपने होश में आया, और वो आदित्य की ओर देखते हुए बोला, तो हम उसके ब्लड को कहीं दूसरे जगह से भी तो अरेंज कर सकते हैं, या फिर अभिषेक चाचा और अनीता चाची से। वही रुद्राक्ष बस वहां खड़े होकर सबकी बातें सुन रहा था, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। तो आदित्य कबीर से बोलता है, पहली बात हमें यही नहीं मालूम चल रहा है कि अव्यांशी का ब्लड किस टाइप का है, तो हम कौन सा ब्लड उसे दें। वही उसकी यह बात सुनकर सारे लोग शॉक हो गए। तो कशिश जी बोली, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? तो आदित्य बोला, यह तो आप भी जानती हैं कि किस कंडीशन में यह होता है। तभी कशिश जी बोली, क्या मैं अव्यांशी को देख सकती हूँ? तो आदित्य अपने आंखों से ही हाँ का इशारा करता है, जिसे समझकर कशिश की अव्यांशी के वार्ड रूम की तरफ बढ़ जाती है। उनके जाने के बाद आदित्य वहां से निकल अपने केबिन की ओर बढ़ जाता है। सिसोदिया विला। अंकेश अपने बार रूम में बैठकर वाइन पर वाइन पिए जा रहा था।
और पीते हुए ही बोल रहा था, इतना टॉर्चर किया उस लड़की को लेकिन उसके मुंह से उफ तक नहीं निकला। उस पर से पता नहीं कोई कैसे इतने लोगों को मार दिया जिसका कोई नामो निशान भी नहीं है। मुझे जल्द से जल्द पता करना होगा कि किसने इतने लोगों को मारा, वह भी इतने बेरहम तरीका से जिसे देखने में ही रूह कांप जाए। और फिर से अपने शराब के नशे में मगन हो गया। खुराना हॉस्पिटल। ऐसे देखते ही देखते 23 घंटा का बीत गया, किसी को पता ही नहीं चला। अभी भी वार्ड के बाहर रुद्राक्ष, कबीर, आदित्य और कशिश जी हॉस्पिटल चेयर पर बैठकर अव्यांशी का होश में आने का वेट कर रहे थे। तभी कबीर जल्दबाजी में बोला, आदित्य भाई आपने तो कहा था कि बच्चा को 24 घंटे के अंदर होश आ गया जाएगा, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया। वहीं आदित्य कबीर की यह बात सुनकर अपने मन में बोला, इस बंदे को बड़े से बड़े मुसीबत भी नहीं हिला पाया, लेकिन आज देखो कैसे ये पैनिक कर रहा है। इसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि यह वही क्रूएल हार्टेड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री किंग कबीर राठौर है। तभी कबीर फिर से बोला, बताइए ना उसे कब तक होश आएगा। वही कबीर का इतना गुस्से वाला आवाज सुनकर आदित्य अपने सेंस में आते हुए बोला, 1 घंटे में उसे होश आ जाना चाहिए, नहीं तो। और फिर चुप हो गया। वही आदित्य की यह बात सुनकर कबीर वहां से खड़ा हुआ और फिर कभी आगे की ओर चलता तो कभी पीछे की ओर चलता, वो ऐसे ही बस चलता रहता। इधर रुद्राक्ष की भी आदित्य की बात सुनकर कुछ हालत ठीक नहीं थी। वह भी एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ वहां से उठा और वॉशरूम की ओर बढ़ गया। वॉशरूम में जाने के बाद वह जल्दी जल्दी सांस लेने लगा। वह ऐसे सांस ले रहा था जैसे मानो कब से अपने सांसों को रोके हुए था। और वह ऐसे ही सांस लेते लेते जाकर वॉशरूम का बेसिन को खोलता है और अपने फेस को वॉश करता है। थोड़ी देर बाद जब वह नॉर्मल हो गया तो फिर से वह बाहर आकर उन्हीं लोगों के साथ बैठ गया। इधर आदित्य बैठे बैठे कबीर और रुद्राक्ष दोनों का ही रिएक्शन को देख रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं रहा था। तभी कशिश जी बोली, कब तक हम घर वालों को अव्यांशी के बारे में नहीं बताएंगे? आखिर उन लोगों का भी तो हक है अव्यांशी के कंडीशन के बारे में जानने को। वही कशिश जी की बात सुनकर कबीर, जो कब से इधर से उधर चल रहा था, वो बोला, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अगर वह लोग अव्यांशी को इस हालत में देखेंगे तो उनकी रूह भी काम जाएगी। और उस पर से बड़े भाई भी नहीं है यहाँ पर सब कुछ संभालने के लिए। और वही कबीर की यह बात सुनकर सब कोई चुप हो गया। तभी एक नर्स दौड़ते हुए उन लोगों के पास आए और बोली, सर। अभी वह इतना ही बोली थी कि रुद्राक्ष बोला, क्या हुआ जल्दी बताओ। तो नर्स लड़खड़ाते हुए आवाज में बोली, सरो मैडम को शायद कोई बुरा सपना आ रहा है, वो लंबी लंबी सांसें ले रही है। वही नर्स की यह बात सुनकर तीनों दौड़कर वार्ड रूम की तरफ भागते हैं। सबसे पहले कबीर अंदर जाता है और देखता है कि अभी भी अव्यांशी लंबे लंबे सांस ले रही थी। तो कबीर जल्दी से अव्यांशी के पास गया और उसके सिर को सहलाने लगा। तभी दूसरी ओर से आदित्य आया और वह भी प्यार से अव्यांशी के सर को सहलाने लगा। वही रुद्राक्ष बस चुपचाप वह दोनों को घूर रहा था, जैसे वह कह रहा हूं कि अब मैं कहाँ जाऊं। तभी उसके कंधे पर कशिश जी ने हाथ रखा और बोली, तुम इतनी खतरनाक नजरों से उन दोनों को क्यों घूर रहे हो, जैसे अभी अपने आंखों से ही उन दोनों को जलाकर भस्म कर दोगे। तो रुद्राक्ष अपने नजर को उन दोनों के पास हटा देता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। वही कशिश जी भी अब तक रुद्राक्ष को जान चुकी थी कि यह किसी से भी बात नहीं करता, इसलिए वह भी बिना बुरा माने कबीर के पास जाकर खड़ी हो गई। तभी अव्यांशी धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोलती है और वह जैसे ही अपनी आंखों को खोलती है उसको नजर के सामने कबीर और आदित्य का फेस आता है। वह उस फेस को देखकर तो एक पल के लिए हैरान हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसे सब याद आने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ है। वही आदित्य और कबीर उसको बस नम आंखों देख रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। तभी अव्यांशी बोली, ऐसे क्या आप दोनों टुकुर टुकुर मुझे देख रहे हैं, जैसे पहले कभी मुझे देखा ही नहीं है।
तभी आदित्य बोला, हाँ देखा है, लेकिन इस हालत में तो नहीं देखा है न डॉल। वही आदित्य के मुंह से डॉल सुनकर कबीर के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वह कबीर को बचपन से जानता था। वह आज तक किसी को सीधे मुंह बात तक नहीं करता, लेकिन यहाँ तो वह उसकी बहन को डॉल बोल रहा है। तो अव्यांशी फिर से बोली, मतलब किस हालत में? मैं तो अभी ठीक ठाक ही दिख रही हूँ। वही उसकी इस बात पर कबीर उसको घूर कर देखता है और फिर कहता है, क्या कहा आपने कि आप ठीक हो? चैप्टर 44। अव्यांशी का मस्ती विद रुद्राक्ष। तो अव्यांशी खिसियाती हंसी हंसते हुए बोली, ही भैया मैं तो बस मजाक कर रही थी। तो कबीर उसके कान को पकड़कर बोलता है, शैतान बच्चा। वही उसके इस बात पर अव्यांशी तुरंत ही उससे बिल्ली की बच्चे की तरह चिपक जाती है। तो कबीर भी उसके बाल को सहलाने लगता है, फिर अपने मन में कहता है, ये बच्चा इतनी बदली बदली सी क्यों लग रही है? क्योंकि पहले जब भी मैं इसके करीब जाता तो ये मुझसे गुस्सा हो जाती थी, लेकिन आज मेरा बच्चा ने मुझे खुद के गले लगाया और उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तभी अव्यांशी की जोर से चीख निकल जाती है, क्योंकि आदित्य उसके पीछे से आकर उससे चिपक गया। क्योंकि उससे देखा नहीं जा रहा था कि अव्यांशी सिर्फ कबीर से प्यार से बातें कर रही है और तो और उसको गले भी लगा रही है। वही अव्यांशी की चीखें सुनकर आदित्य जल्दी से पीछे हट गया और बोला, क्या हुआ डॉल? और फिर प्यार से उसके पीठ को सहलाने लगता है। तभी अव्यांशी आदित्य के भी गले लगते हुए बोली, डोंट वरी, आई एम फाइन। मुझे कुछ हो सकता है क्या भला? मैं खुद ही एक बुरी आत्मा हूँ जिससे भूत भी भाग जाए। वही उसके ऐसे बेतुकी बातें से कबीर और आदित्य दोनों के फेस पर मुस्कान आ जाती है और वही कशिश जी जोर जोर से हंसने लगती है। तब जाकर अव्यांशी का ध्यान अपनी बुआ कशिश जी पर जाता है। तो कशिश जी अपने हंसी को रोकते हुए बोली, मैं अभी सबको कॉल करके बता देती हूँ कि अव्यांशी मिल गई, और वहां से चली गई। वही अव्यांशी अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो, नहीं तो मैं यहीं पर टाई टाई फीस हो जाऊंगी। वही उसको ऐसा बोलता देख कबीर जल्दी से वहां से उठा और बोला, अभी लेकर आता हूँ खाना। वही अव्यांशी अब जाकर अपने नजर को पूरे रूम में घुमाती है तो उसे रुद्राक्ष खड़ा दिखा, जो कब से उसी को निहारे जा रहा था। तो अव्यांशी अपने मन में बोली, ये जल्लाद यहाँ पर क्या कर रहा है, और तो और ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? अगर इसकी हीरोइन को पता चल गया कि उसका हीरो मुझे देख रहा है तो इसकी हीरोइन मुझे ही सूली पर चढ़ा देगी। तभी उसका ध्यान आदित्य के बातों से टूटा, जो बोल रहा था कि सॉरी डॉल, मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे अर्जेंटली ही किसी पेशेंट का ऑपरेशन करना होगा। तो अव्यांशी अपने फेस पर मुस्कान लाए हुए बोली, ओके नो प्रॉब्लम, आप चले जाओ, और ऐसे भी यहाँ पर तो भैया हैं ही। तो आदित्य भी वहां से चला गया। वही उसके जाने के बाद अब पूरे रूम में बस अव्यांशी और रुद्राक्ष ही अकेले बचे हुए थे। इधर रुद्राक्ष, जो कब से अव्यांशी को देखे जा रहा था, उसके आंखों में थोड़े थोड़े पानी थे जिसे वो बखूबी छुपाए हुए था। वही उसको ऐसे खड़ा देख अव्यांशी अपने मन में बोली, रुद्र के बच्चे, जल्दी से यह बताओ कि यह खद्दूस मुझे कब से घूरे क्यों जा रहा है? ऊपर से यह कब से यहीं पर है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है। तो रुद्र बोला, मालकिन मुझे आपसे एक जरूरी बात करना है, लेकिन अभी यह वक्त सही नहीं है, इसलिए मैं वह बात बाद में करूंगा। और आपने पूछा कि यह खड़ूस आपके घूर क्यों रहा है, तो आपको मैं बता दूं, यह वही खड़ूस है जो आपको उस गोडाउन से आपको अपने गोद में उठाकर गाड़ी में रखकर कबीर और आदित्य के साथ आपको हॉस्पिटल तक लाया है। लेकिन आप जब से होश में आई है तब से आप सिर्फ आदित्य और कबीर से बात की है, इससे नहीं। शायद इसलिए ही आपको यह घूर रहा है। वही यह जानने के बाद कि रुद्राक्ष भी उसके जान बचाने में हेल्प की थी, वो रुद्राक्ष की ओर देखी और अपने हाथों की उंगलियों से इशारा किया अपनी ओर आने के लिए। लेकिन रुद्राक्ष अभी भी चुपचाप उसे बस घूर रहा था। इसलिए इस बार अव्यांशी झुंझलाते हुए बोली, इधर आओ।
फिर भी रुद्राक्ष नहीं आया। तो अव्यांशी के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया और वह जोर से अपना पेट को पकड़ लेती और बोलती है, आ मम्मा बचाओ, दर्द हो रहा है। आह! इधर रुद्राक्ष जब अव्यांशी को दर्द में देखता है तो वह जल्दी से अव्यांशी के पास भाग कर आता है और उसके बगल में बैठकर बोला, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? तो अव्यांशी बोली, नहीं अब ठीक है। वही उसको ऐसा बोलता देख रुद्राक्ष उसे घूर कर देखता है जैसे पूछ रहा हो, तो फिर इस तरह चिल्लाई क्यों? लेकिन वह इस बात को इग्नोर कर अव्यांशी से पूछता है, अब कैसा फील हो रहा है? और यह सब बोलते वक्त वो इधर उधर देखे जा रहा था। तो अव्यांशी उठी और रुद्राक्ष के गले लग गई और उसके कंधे पर अपना सर रखकर बोली, कैसे पता चला कि मैं उस गोडाउन में हूँ? वही रुद्राक्ष तो बस अपने जगह पर ही जम चुका था। वही उसके हाथ की मुठिया कभी बंद होती तो कभी खुलती। आखिर में वह अपना हाथ उठाया और अव्यांशी के पीठ को सहलाने लगा, लेकिन कुछ बोला नहीं। तभी अव्यांशी की मीठी आवाज उसके कानों में सुनाई दिया, जो बोल रही थी, रो रहे थे। वही उसकी यह बात सुनकर रुद्राक्ष, जो अव्यांशी के पीठ को सहला रहा था, वह अव्यांशी के सिर को अपने कंधे से हटाते हुए अपने सामने लाया और बोला, मैं क्यों रोऊंगा? तो अव्यांशी बोली, वह तो तुम्हारे आंखों में दिख रहा है कि तुम रो रहे थे कि नहीं। वही उसको ऐसा बोलता देख रुद्राक्ष अपने नजरें फेर उससे बोलता है, मैं कोई रो नहीं रहा था, वो तो बस मेरे आंखों में पानी घुस गया था, इसलिए तुम्हें लग रहा था कि मैं रो रहा था। वही उसकी इस बेटुकी बात पर अव्यांशी ठहक्का मार के हंसने लगी, हा हा हा, और फिर बोली, देखो मेरा चमत्कार, मैंने द ग्रेट खड़ूस अकड़ू रुद्राक्ष खुराना को एक्सप्लेनेशन देने पर मजबूर कर दिया। और फिर जोर जोर से हंसने लगी, हा हा हा। तो रुद्राक्ष उसके इस बात पर कुछ नहीं कहता और खड़े होते हुए बोला, तो फिर मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम है। और वैसे भी मैंने तुम्हें इसलिए बचाने में मदद की ताकि दादाजी को यहाँ ना लगे कि उनके पोते को उनकी कोई भी चिंता नहीं है। आखिर वह तुम्हें भी तो अपने पोती समझते हैं। और फिर वहां से जाने लगा। तभी अव्यांशी बोली, ओ हेलो मिस्टर अकड़ू, क्या तुमने कुछ खाया? अब मत बोल देना कि खा लिया है, क्योंकि यह मुझे पता है कि कबीर भाई मेरे इस हालत में होते हुए किसी को भी खाना खाने दिए होंगे। वही उसकी इस बात पर रुद्राक्ष पीछे मुड़कर अव्यांशी को देखता है, जो कि अपने शैतानी आंखों से उसे ही देख रहे थे। तभी वहां पर कबीर खाना लेकर आ जाता है। तो वह देखता है कि रुद्राक्ष और अव्यांशी एक दूसरे से आंखों ही आंखों लड़ाई कर रहे थे। तो वो रुद्राक्ष के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, चला। और फिर जाकर अव्यांशी के पास प्लेट रखकर बोलता है, ये लो बच्चा आपका खाना। तो अव्यांशी बोली, मेरा हाथ दुख रहा है, मैं कैसे खाऊं? तो कबीर एक निवाला प्लेट से निकालता है और अव्यांशी के मुंह में डाल देता है। तभी वह रुद्राक्ष को देखता है, जो कि गेट के पास ही खड़ा था। तो वह बोलता है, यहाँ पर आओ और बैठकर बच्चा को खाना खिलाने में मदद करो, क्योंकि मुझे एक अर्जेंटली ही ऑनलाइन मीटिंग करना होगा। तभी एक आदमी गेट से अंदर आया, जिसके हाथों में लैपटॉप और कुछ फाइल थी। तो कबीर अव्यांशी की ओर देखते हुए बोला, बच्चा बस कुछ देर वेट कीजिए और हाँ, खाना खा लीजिएगा, मैं जल्दी ही मीटिंग फिनिश करके आता हूँ। चैप्टर 44 आगे। तो अव्यांशी उसको रोकते हुए बोले, क्या आपके पास 2 मिनट है? तो कबीर बोला, हाँ क्यों नहीं बच्चा, और वैसे भी मेरा मीटिंग 10 मिनट बाद स्टार्ट है। तो अव्यांशी जल्दी से अपने हाथों से प्लेट से एक निवाला उठाती है और कबीर की तरफ बढ़ा देती है और बोलती है, जल्दी जल्दी कुछ खा लीजिए। तो कभी भी कुछ ज्यादा ना बोलकर उसके हाथों से खा लेता है। और ऐसे ही करके अव्यांशी ने अब तक कबीर को 10 निवाला खिला चुकी थी। तो कबीर बोला, बस बच्चा बहुत हो गया, अब मैं चलता हूँ। और फिर वह अव्यांशी के माथे पर किस करके वहां से चला जाता है। अब तक रुद्राक्ष भी आकर बेड पर बैठ चुका था। उसके जाने के बाद रुद्राक्ष घूरकर अव्यांशी को देखता फिर कहता है, खाना खाओ।
तो अव्यांशी अपने मस्ती भरी आवाज में बोली, लेकिन मेरे हाथों में तो दर्द हो रहा है, मैं कैसे खा पाऊंगी? और फिर अपने दोनों हाथों को रुद्राक्ष को दिखाने लगी। वही रुद्राक्ष भी उसकी नौटंकी को जान गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जानता था कि भले ही अव्यांशी के फेस पर हंसी है, लेकिन अंदर ही अंदर जो उसे दर्द हो रहा है वह वही जानती होगी। इसलिए उसने प्लेट से एक निवाला उठाया और अव्यांशी के मुंह के पास लाकर बोला, खाओ। तो इस बार अव्यांशी भी जल्दी से बिना कुछ नौटंकी के वो निवाला खा ली। ऐसे ही करके रुद्राक्ष अपने हाथों से अव्यांशी के मुंह में निवाला डालता और अव्यांशी खाती। तभी अव्यांशी को कुछ याद आया और वो झट से अपने हाथों को प्लेट के पास ले गई और एक सब्जी और रोटी का निवाला उठाया और रुद्राक्ष के मुंह के पास ले जाकर बोली, मुंह खोलो अपना। लेकिन रुद्राक्ष तो बस अव्यांशी को देखे जा रहा था, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। तभी अव्यांशी ने उसके दोनों गालों को अपने दूसरे हाथ से दबाया, जिससे रुद्राक्ष का मुंह खुल गया। और फिर अव्यांशी जल्दी से अपने निवाले को उसके मुंह में डाल दी और बोली, चुपचाप मेरे हाथ से खाना खाओ, वरना मैं भी तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी और ना ही तुम्हारे हाथों से खाना खाऊंगी। वही अव्यांशी के इस एक्शन से रुद्राक्ष को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसके फेस पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई, जिसे उसने जल्दी से ही छुपा लिया और फिर चुपचाप अव्यांशी के हाथ से खाना खाने लगा। वही गेट से अक्षत खड़ा यह नजारा देख रहा था और अपने मन में कहा, आज तक बॉस कभी किसी लड़की के करीब नहीं गए, क्योंकि उन्हें औरत जात से ही नफरत है। यहाँ तक कि वह अपनी सगी बहन नेहा के भी इतने करीब नहीं है, और यहाँ बैठकर वह किसी और के हाथ से खाना खा रहे हैं और तो और उसे खिला भी रहे हैं। कहीं जो मैं देख रहा हूँ वह सपना तो नहीं? और फिर जोर से अपने हाथों पर चींटी काट लेता है, जिससे उसके मुंह से आ निकल जाता है। वही उसके मुंह से आ निकलते ही रुद्राक्ष और अव्यांशी का ध्यान अक्षत पर जाता है। तभी अक्षत हड़बड़ाते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो बस यहाँ यह बताने आया था कि मैंने डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है और अब आप अव्यांशी को घर ले जा सकते हैं। और फिर वह वहां से ऐसे भागता है जैसे कि उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो। वही अक्षत को ऐसे भागता देख अव्यांशी मुंह बनाते हुए बोली, एक बात बोलूं मिस्टर खड़ूस, यह तुम्हारे सामने इतना जल्दी आता है और इतना जल्दी भागता है जैसे कि तुम इसे सूली पर ही चढ़ा दोगे। वही अव्यांशी के इस बात पर रुद्राक्ष कुछ नहीं बोलता। अब तक दोनों का खाना भी हो चुका था, इसलिए रुद्राक्ष ने पहले अपने हाथों को धोया और फिर अव्यांशी के हाथों को भी धुलाया। तभी अव्यांशी के मन में पता नहीं क्या आया और वो रुद्राक्ष से बोली, मिस्टर खड़ूस, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वही अव्यांशी के इस बात पर रुद्राक्ष घूर कर अव्यांशी को देखता है। तो अव्यांशी मुंह बनाते हुए बोली, बताओ ना है कि नहीं? तो रुद्राक्ष बिना भाव के बोला, नहीं। तो अव्यांशी अपने मन में बोली, इसका मतलब अभी तक इसकी जिंदगी में कोई नहीं आया, यानी कि जब हीरोइन की एंट्री इसके लाइफ में होगी तब जाकर इसे प्यार होगा, वो भी ऐसा वैसा नहीं, बेइंतहा प्यार जिसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। तभी रुद्राक्ष बोला, ये अपने छोटे से दिमाग में क्या सोच रही हो? अरे उसे खाली रहने दो, नहीं तो तुम्हारे इस उलूल जलूल बातों से ही पूरा दिमाग भर जाएगा, तो फिर तुम्हारे दिमाग में अच्छी बात कहाँ से घुसेगा? वही रुद्राक्ष के इस बात पर अव्यांशी कुछ नहीं रिएक्ट करती, बस चुपचाप बेड पर लेट जाती है। वही रुद्राक्ष अव्यांशी के बगल में ही बैठकर कबीर का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे आधा घंटा बीत गया, लेकिन कबीर अभी तक नहीं आया और इधर अव्यांशी को भी नींद लग चुकी थी। वही जब आधा घंटा और बीत गया तो रुद्राक्ष कबीर के पास कॉल लगता है। तो उधर से कबीर बोलता है, सॉरी यार, मुझे मीटिंग से डायरेक्ट मेन ब्रांच निकलना पड़ा क्योंकि वहां पर कोई प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए तू बच्चा को घर पर छोड़ दे। और फिर फोन काट दिया। इधर आदित्य उस रूम से निकलने के बाद एक लैब के अंदर जाता है जहां पर 5-6 और डॉक्टर थे और वह सब मशीनों के सामने खड़े होकर ब्लड रिलेटेड कुछ कर रहे थे।
तभी आदित्य बोला, कोई प्रोग्रेस? तो एक डॉक्टर जिसका उम्र 50 साल होगा वह बोला, नहीं सर, हम पिछले 24 घंटा से इसी में लगे हुए हैं। लेकिन इस ब्लड को देखकर पता ही नहीं चल रहा है इसमें कौन सा ड्रग्स मिलाया गया है, या फिर यह भी हो सकता है कि इस ब्लड में कोई भी ड्रग्स ना मिलाया गया हो। वही उसकी इस बात पर आदित्य बोला, तो बिना किसी ड्रग्स के किसी का ब्लड का टाइप कैसे चेंज हो सकता है? वही उसके इस बात पर कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं बोलता। उसके बाद आदित्य वहां से अपने केबिन की तरफ चल जाता है। केबिन के अंदर आदित्य कुछ पेपर्स को उठाकर अपने असिस्टेंट के ऊपर फेंकते हुए बोला, पूरे एक दिन में तुम्हें इतना ही बस प्रूफ मिला? तो उसका असिस्टेंट डरते हुए कुछ बोलते ही वाला था कि तभी आदित्य चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें पता है डॉल के ब्लड नॉर्मल इंसान से अलग है, शायद उसमें कुछ अलग ड्रग्स या मेडिसिन मिलाया गया है, जिससे उसके ब्लड का टाइप धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और मैं बस तुम्हें यहाँ पता लगवाने के लिए कहा कि कौन सा ड्रग्स अभी मार्केट में सबसे ज्यादा बिक रहा है, जिससे ब्लड का टाइप चेंज हो सकता है, वह भी तुम पता नहीं लगवा पाए। क्या तुम्हें पता है इस ड्रग्स का असर कुछ भी हो सकता है, और हमें तो यह भी नहीं पता कि यह ड्रग्स उसे आज दिया गया है या सालों साल पहले। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है तो वह गुस्से में कॉल पिक करता है, लेकिन जैसे ही उधर का आवाज सुनता है उसका गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। सिसोदिया विला। अंकेश शर्टलेस होकर अपने बेड पर सोया हुआ था कि तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। तो उसने कॉलर आईडी देखकर कॉल पिक किया, तो उधर से आवाज आई, आई एम कमिंग। वही यह आवाज सुनकर अंकेश जो कि सोया हुआ था वह उठकर बैठ गया और फिर फोन पर बोला, लेकिन हमने जो प्लान बनाया था वह तो अभी पूरी तरह एग्जीक्यूटिव भी नहीं हुआ। तो उधर से आवाज आई, डोंट वरी, मैंने तीर छोड़ दिया है, अब बस सही निशाने पर लगना बाकी है। और फिर फोन कट गया। वही अंकेश कुछ सोचते हुए बोला, रुद्राक्ष खुराना, जिस अतीत से तुम इतने सालों से भागते आ रहे हो, अब वो तुम्हारे सामने आएगा, तब मैं देखूंगा कि तुम क्या कर रहे हो। और वह लड़की अव्यांशी, उस लड़की की जिंदगी मैं क्या बर्बाद करूंगा, उसकी तो जिंदगी ऑलरेडी बर्बाद है, रही बचा कुछ बसर मैं पूरा कर दूंगा। खुराना हॉस्पिटल। कबीर के फोन रखने के बाद रुद्राक्ष धीरे से अव्यांशी को गोद में उठाता है जिससे उसकी नींद ना टूट जाए, और हॉस्पिटल वार्ड से निकल जाता है। वह जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, अक्षत उसके सामने ही आकर गाड़ी रोकता है और जल्दी से निकलकर बैक सीट का डोर ओपन करता है, जिसमें रुद्राक्ष अव्यांशी को गोद में लेते हुए ही बैठ जाता है। वही उसके बैठने के बाद अक्षत जल्दी से डोर को बंद करता है और जाकर जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी राठौर मेंशन की तरफ ले लेता है। इधर रुद्राक्ष ऐसे ही अव्यांशी को गोद में लेकर बैठा था जैसे कि अगर वह छोड़ेगा तो कोई उसे लेकर भाग जाएगा। वही अक्षत मिरर से देखते हुए अपने मन में कहा, मैं तो बॉस को बड़ा शरीफ इंसान समझता था, लेकिन आज देखो कोई उनको देखकर कर सकता है कि वह वही शरीफ इंसान है जो लड़कियों को अपने करीब बर्दाश्त नहीं कर सकते, और आज वो एक लड़की से चिपको गम की तरह चिपके हैं। वही रुद्राक्ष हमेशा अलर्ट रहने वाला इंसान आज बिल्कुल लापरवाह हो गया था अव्यांशी को अपने गोद में देखकर। नहीं तो अब तक वह अपने आंखों से ही अक्षत की जान निकाल देता। वही अव्यांशी नींद में ही और जोर से रुद्राक्ष को पकड़ कर सो जाती है। वही रुद्राक्ष बस अव्यांशी के बालों में अपने हाथ को चला रहा था। थोड़ी देर बाद कार राठौर मेंशन के सामने आकर रुका। रुद्राक्ष अव्यांशी को गोद में ही लिए बाहर निकला और राठौर मेंशन के अंदर चला गया। अगले एपिसोड में होगा ब्लास्ट, क्योंकि रुद्राक्ष के सामने आएगा उसका अतीत, और वह अतीत जुड़ा हुआ है अंकित सिसोदिया से, और इस अतीत में कहीं ना कहीं अव्यांशी भी जुड़ी हुई है, और आदित्य इस कड़ी का एक अहम हिस्सा।